क्लियर है? चलिए, रिकॉर्डिंग लग गई। ठीक है। अभिषेक, गौतम, शुभो एंड धर्मेंद्र जी, गुड इवनिंग। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो? व्हाट अबाउट द मयंक जी? मयंक जी कहाँ हैं? चलिए, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है। ये है या फिर ये एक और है टॉपिक हमारा? नहीं, ये टॉपिक हमारा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये है टॉपिक। चलिए, एक सेकंड। तो ये जो टॉपिक है, बेसिकली इकोनॉमी में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ट्री के लिए टर्म्स में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में आईएएस एवरग्रीन टॉपिक है ये। ठीक है। हर बार आपको जानना ही पड़ेगा कि प्रायोरिटीज जो सेक्टर लैंडिंग है ये होता क्या है। पीएसएल, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इसको पीएसएल। ये देखिए, पीएसएल। ठीक है। तो पीएसएल, इसका जो एक की एस्पेक्ट्स है। ठीक है। पहले थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि भाई ये पीएसएल होता क्या है। ठीक है। ठीक है। पीएसएल में अभी क्या हुआ है, लगातार वृद्धि हुई है। जैसे वृद्धि बैंकों में वृद्धि, पीएसएल में वृद्धि हुई है। इसकी वजह से बैंकों की जो समग्र यानी टोटल जो उनका ग्रोथ है, समग्र जो एसेट है उसकी क्वालिटी सुधरती है। यानी एक रैंकिंग है बेसिकली। ठीक है। जिसमें कि संपत्ति की गुणवत्ता में प्रतिक्रिया देने में ये सक्षम बनाता है कि आपकी संपत्ति का कि मार्केट वैल्यू क्या है, नहीं है, इस तरह की बात। तो फाइंडिंग की फाइंडिंग है फ्रॉम आरबीआई की स्टडी कह रही है ये आरबीआई की स्टडी क्या कह रही है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले ये आरबीआई का की फाइंडिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें स्पेशलाइजेशन है इन पीएसएल सेगमेंट में, स्पेशलाइजेशन भी हुआ है जिसमें एक उन्होंने सर्टिफिकेशन का कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, ये सर्टिफिकेशन देने का ऋण प्रमाण पत्र प्राथमिक क्षेत्र में, वो भी प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। तो शुरुआत के बाद अगर हम बात करें तो पीएसएल का कुल बैंक ऋण में हिस्सा क्या है, बढ़ गया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको जो यूपीएससी कंफ्यूज करेगा वो इस लाइन से करेगा। ठीक है। तो पीएसएल सीएस हैव इंक्रीज पीएसएल शेयर्स टोटल बैंक क्रेडिट। ठीक है। जिसमें कि कुछ बैंकों का जो विशिष्ट पीएसएल वर्ग पर ध्यान फोकस करने का अवसर भी मिलता है। यानी कुल मिला के बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में ये क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा लोन ज्यादा दे रहे हैं, लोन सर्टिफिकेट। ठीक है। सो उसका लक्ष्य क्या है, पीएसएल की प्राप्ति का लक्ष्य क्या होगा, तो पहले इसका लक्ष्य देख लेते हैं। 40% है ना। तो पीएसएल टारगेट अचीवमेंट क्या है, बैंक्स रेगुलर मीट और एक्सीड द 40% पीएसएल टारगेट विद पीएसबीएस excellences
एक्सेलिंग इन द एग्रीकल्चर लैंडिंग। 18% का बेसिकली टारगेट है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं एक एक करके, क्योंकि टाइम लगने वाला है। देखने में छोटा है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो लगातार बैंक क्या कर रहे हैं, 40% पीएसएल लक्ष्य को पूरा करते हैं, या उससे अधिक प्राप्त भी कर लेते हैं, यानी कि उनको मिल जाता है पैसा, जिससे वो क्या करते हैं, 40% अगर उनका जो लोन अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है, वो टारगेट जो फिक्स किया उस वो मिल भी जा रहा है, जिससे कि वो पब्लिक स्फेयर में, सेक्टर में के जो बैंक्स हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, यानी कोई भी बैंक को मिनिमम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपको ऋण देना पड़ता है, क्रेडिट देना पड़ेगा, और वो 18% का उनका ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा ये जरूर करते हैं। यानी कि बैंक क्या कर रही है यहाँ पे, इनका टारगेट है 18% का, उसको वो कर रही है। और मार्केट अगर अगर हम बात करें कि टारगेट टारगेट को अचीव कर रही है, ठीक है, 40% से अधिक भी प्राप्त हो जाता है कई बार इनको, ठीक है। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कुल मिला के इसका ऑब्जेक्टिव क्या, और जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर क्रेडिट एक्सेस फॉर वर्नरेबल कम्युनिटीज एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज। तो ये इसका उद्देश्य है कि जो कमजोर समुदाय है और अविकसित क्षेत्रों को ये ऋण की सुविधा मिले। इसका प्राइमरी उद्देश्य यही है, लक्ष्य यही है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही है। सो इसका, अब इसका टारगेट क्या है, टारगेट है कि अलोकेशन रिक्वायरमेंट, ये क्या है भाई, तो बैंकों को अपने समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट, एक वर्ड याद रखना यहाँ पे, अभी बताऊंगा एक एक करके सब चीज बताऊंगा, डोंट वरी, या ऑफ बैलेंस शीट जो है एक्सपोजर, इसके इक्विवेलेंट एक एक हिस्सा पीएसएलवी में आवंटित करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अ पोर्शन ऑफ एएनबीसी और सीई ओबीई, फुल फॉर्म इसका एक्सपोजर वही वाला है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे ये, तो 10 टू बेसिकली इसका काम ये होता है कि बैंकों को अपना जो भी क्रेडिट मिल रहा है, ये दो में से किसी एक में आपको अलोकेशन होना चाहिए। तो दो बैंकों को जब ये क्रेडिट जो बैलेंस शीट को एक्सपोजर करने में भी मदद मिलेगी, इसके समकक्ष होगा। सो अनिवार्य लक्ष्य क्या होगा इसका, अनिवार्य लक्ष्य ये होगा कि जो आपके शेड्यूल्ड बैंक एरिया है या फॉरेन बैंक्स है, ठीक है, जो जिनके 20 से अधिक क्या है, जरा एक मिनट दीजिएगा। और जो फॉरेन बैंक्स है उनको 40%, ये लक्ष्य अनिवार्य है। क्वेश्चन जो आएगा वो यहां से आएगा, आपका जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो यहां से होगा। 40%, 75% बैंक में अगर कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए कितना है, पहले ये 65% था, अब इसको बढ़ा के बजट में 75% हो जाएगा, ये कहा जा रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है। तो क्वेश्चन यहां से मिलने आपको बनेगा, बस यहीं से। एक तो ये बन गया, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। दूसरा इसका लक्ष्य से क्वेश्चन बनेगा, टारगेट क्या है भाई, तो ये जो बेसिकली जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है, तो ये बेसिकली पीएसएल जो सेगमेंट है, जो अपना शेयर जो है इंक्रीज उनका हो रहा है टोटल बैंक क्रेडिट में, बैंकों को ये पैसा देती है जो प्राइमरी सेक्टर को दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए। और इनका कुल बैंकिंग हिस्सा बढ़ा है पहले से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 18% का जो टारगेट है ये हमेशा ये अचीव कर रही है, प्राइमरी सेक्टर में है। और जो लास्ट पॉइंट है आपका,
ये जो इसका लक्ष्य जो है, टारगेट है, ये एएनबीसी, अ पोर्शन ऑफ एएनबीसी और सीईओ बीई मस्ट बी डायरेक्टेड टू पीएसएल। यानी कि बैंकों को अपने जो लोन जो है, क्रेडिट है, शुद्ध बैंक क्रेडिट जो है, उसको एएनबीसी को या ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के लिए, क्रेडिट के लिए। अब ये क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। उसका हिस्सा जो है, ये दो में से किसी एक का हिस्सा ये अलोकेशन करना होगा, ये इनका लक्ष्य होता है। ठीक है। अब ये ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एक्सपोजर। हर बार तो आपको 1 रुपया किसी को दीजिए, बैंक कभी भी किसी को 1 रुपया भी दे या 2 रुपया ले, वो अकाउंट में मेंशन होता है। पहली बात तो ये सबको पता है। तो ये ऑफ बैलेंस शीट का एक्सपोजर का क्या मतलब है? क्या ये ऐसे भी लोगों को ऋण जो है क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है जो बैलेंस में नहीं है, जो जिनका अकाउंटेड नहीं है या अनअकाउंटेड मनी है? ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या होना चाहिए? कोई एनीबडी गेस, जल्दी से। अरे यस या नो कुछ तो बताओ भाई। नो आइडिया, ठीक है। तो ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि भाई आपने कुछ पैसा दिया किसी लोगों को, ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये भी मैंने वे ऑफ समझते हैं ना, वे ऑफ करना, ये भी कई बार बता चुका हूं मैं। एसेट्स को समझते हैं। बैलेंस शीट है, बार बार दिख रहा है इस बैलेंस शीट में कि एक्स वाई जेड जो पर्सन है उनका पैसा अकाउंट में नहीं है, मतलब वो अपना जो लोन लिया है उस लोन अमाउंट को वो नहीं, रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं उसका। ठीक है। तो बैंक का जो बैलेंस शीट है वो क्या हो जाता है? हाँ, डिफॉल्ट हो जा रहा है। ठीक है। तो डिफॉल्ट हो रहा है, बाय बाय डिफॉल्ट अब हो रहा है, तो बार बार बैंक का बैलेंस शीट खराब होगा। तो बैंक क्या करती है, उसके एक अलग बैलेंस शीट में दिखाती है। इसी को कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये नहीं कि उनका लोन माफ कर दिया गया, ऐसा नहीं है। एक तरह का इट्स अ काइंड ऑफ अ राइट ऑफ करना। तो राइट ऑफ नहीं हो रहा, ये राइट ऑफ भी नहीं है, अलग अकाउंट में रहेगा और वो दिखता विजिबल रहेगा। तो बैंक अपने जो भी उनके पास जो जो क्रेडिट आ रहा है, उस क्रेडिट को या तो एएनबीसी को या सीईओ बीई का एक हिस्सा, दो में से कोई एक हिस्सा, तो ये एडजस्ट करने के लिए रखा होना चाहिए। तो एक पोर्शन आपको, कि कल को कहीं पेमेंट नहीं, यहाँ पर आपको करना पड़े पेमेंट। कल को ये भी हो सकता है कि 100 लोग, 100 जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपना लोन अमाउंट एडजस्ट नहीं किया, लोन ही नहीं भरा, तो बैंक को कहीं से तो देना पड़ेगा। तो एक अलग से अकाउंट इनके पास है, इससे निकाल के वो पेमेंट कर पाएंगे। जैसे आप ऐसे समझो, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो चलो ऐसे समझते हैं। मोहित कुमार, मम्मी से हर बार आप पैसा लेते हो, ठीक है, कभी मम्मी के पास नहीं हुआ तो क्या होगा? और आपको जरूरत है तो क्या करोगे? पापा से ले लोगे, बड़े भैया से ले लोगे। तो समझ में आ रहा है? तो ऐसा बैंक अलग अलग अकाउंट में ये पैसा पहले से अगर रखा जाएगा तो इमरजेंसी टाइम में कि किसी ने रीपेमेंट नहीं किया, लोन नहीं दिया, ऐसे उनकी लोग, उनकी संख्या ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ जो कस्टमर है वैसे ज्यादा हो गए जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो बैंक के पास फिर भी पैसा होना चाहिए। आप समझ में आया? तो इसीलिए कहा गया कि पीएसएल में आवंटित करना चाहिए। पीएसएल में तो ये बैंक अगर अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं पीएसएल में, बैंकों को कहा जा रहा है कि ये जो भी बैंक है, मान लीजिए एसबीआई समझ लो यार, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एसबीआई नाबार्ड समझ लो, तो ये बैंक पीएसएल में क्या करेंगे, एक अपना अकाउंट डाल के रखेंगे कि भैया इतना हमें पेमेंट करना है। ये क्लियर हुआ? यस या नो?
जल्दी से। जरा मुझे 1 सेकंड और दीजिए। मुझे, बाकी लोग कमेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी मुझे, है ना। 1 मिनट। जी मिसबा दीदी जी, आप प्लीज शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए, ये ऑन तो है इनका फोन। मैं इनको मैसेज कर रहा था मयंक जी को कि क्या हुआ, अब एग्जाम के टाइम में ये क्या कर रहे हैं। चलिए, ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं यूएलआई। यूएलआई की बात कर लेते हैं। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ठीक है। ये क्या है भाई? तो क्रेडिट के लिए एक टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब कि जहां से आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं ना। तो यूएलआई एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है जिसे सरल और त्वरित ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। इट्स इनेबल टू स्मूथ स्मूथ एंड क्विक क्रेडिट एक्सेस के लिए, मतलब कल को मुझे पैसा किसी को देना हो तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म यूज होगा, ठीक है। डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्लो। अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डिजिटल जानकारी का ये है क्या क्या। एक एक चीज करके, एक एक करके बात करेंगे। तो ये तो एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? यूएलआई। यूएलआई एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है। पहले तो ये जानो, क्योंकि ये सीधा यूपीएससी अगर यहां से क्वेश्चन अगर पुटअप कर रहा है तो कुछ तो पता होना चाहिए आपको। तो जब कुछ पता होगा तभी आप उसमें, क्योंकि नॉलेज थोड़ा सा अब ज्यादा आपको क्या करना है, यूपीएससी थोड़ा सा उम्मीद कर रहा है कि आप ज्यादा पढ़ के आओ थोड़ा सा। इसीलिए प्री में मुझे एक एक वर्ड के पीछे भागना पड़ रहा है। वो मेंस की तरह नहीं है। मेंस के आंसर राइटिंग की तरह नहीं है। प्री थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एंट्री पास जो है आपका वो यही है, ठीक है। क्लियर है? चलिए। सो डिजिटल जानकारी का प्रवाह यानी एक या विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड यानी लैंड रिकॉर्ड जो है, जैसे डिजिटल डेटा का निर्बाध सहमति आधारित प्रवाह जैसे लैंडर्स तक पहुंचाने में की सुविधा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये कंसेंट बेस्ड होगा। आपके जमीन की रिकॉर्ड, आपके पास जो भी जमीन है उसकी रिकॉर्ड आपके कंसेंट से, आपकी सहमति से ये डेटा एक इस प्लेटफॉर्म पे डाल देगा, ताकि कल को किसी को भी जरूरत पड़े। ऐसे समझो, मोहित कुमार की का एक शॉप है या फिर एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। जमीन का टुकड़ा है। उसकी मेजरमेंट क्या है, ठीक है। क्या यूज पर्पस के लिए, उसका नेचर क्या, लैंड का नेचर होता है वो क्या है, सारी जानकारियां, कौन ओनर है, ठीक है। ये सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवा दिया गया। तो आप कहोगे कि यार इससे खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। इसलिए कि रिकॉर्ड में जब आपका नाम है तो वो, उसका मिसयूज नहीं हो सकता, बस एक इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इससे होगा क्या? तो जिसको अगर जमीन परचेज करना है, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ काम में लेना है, तो वो सीधा किसके पास जाएगा? तो एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये प्रदान कर देगा यूएलआई, जिससे क्या है कि उस एप्लीकेशन पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये प्लग एंड प्ले मॉडल के माध्यम से क्या करता है, सभी सबके जो अलग अलग जो डिजिटल जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पे कलेक्ट करके रखता है।
ये बात कुछ समझ में आई? चलो, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट है ऑफ यूएलआई का, बेनिफिट ये होगा कि ये सब तक आसानी से क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट एक्सेस कर सकते हैं, फास्ट एंड इजी क्रेडिट विथ रिड्यूस्ड पेपर वर्क एंड वेट टाइम। जो आपको वेटिंग जो टाइम है उसको भी कम कर देगा, और जो कागजी पेपर में आप उलझे रहेंगे उसको भी कम कर देता है। तो आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, या फिर जो लैंड का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, तो आपको क्या करना है, उसके बदले आप उससे पैसा भी ले सकते हैं। पैसा उसके बदले का मतलब ये उधार ले सकते हैं, जमीन को गिरवी रख सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका बेनिफिट ये मिलेगा, टाइम भी बचेगा, फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका फायदा कहाँ होगा? फायदा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, ये जो क्रेडिट, एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया उनको जितना पैसा चाहिए लोन में, वो लोन मिलता नहीं है। भले गवर्नमेंट कहे कि 4% हम दे रहे हैं, पर वो सभी फार्मर को मिल रहा है क्या? नहीं, बहुत सारे फार्मर तो दूसरे की जमीन पे काम कर रहे हैं। तो यह कृषि और जो एमएसएमई है के क्षेत्र में जो ऋण अंतर है, ऋण अंतर का मतलब जो क्रेडिट गैप है, उसको एड्रेस करने में ये मदद करता है। तो यूएलआई क्या है? यूएलआई एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, आपका डेटा जो है, आप उस एप्लीकेशन में जाके अपना रजिस्टर कर लीजिए। जिसको कल को पैसे की जरूरत है, वो जमीन का पेपर दिखा के आप क्या कर सकते हैं, तुरंत एक्सेस, आप आसानी से लोन ले सकते हैं। लोन लेने से क्या होगा? अच्छा, प्लग एंड प्ले मॉडल पे होगा, ठीक है। इसके अलावा जल्दी जल्दी आपको लोन मिल जाएगा, बिना पेपर वर्क। पेपर वर्क का मतलब कि पेपर का जो लोड है, बैंक ने किसी को भी लोन देने में 10 से 15 दिन का समय लेता है, तब तक तो मेरी फसल सूख जाएगी यार, मेरा मशीन का पार्ट ही नहीं आ पाएगा। तो ये इजिली एक्सेस एंड तुरंत उसको एक्सेस करता है, इजी भी रहेगा और जल्दी से हो जाता है। तो टाइम, जो आपका जो वेट टाइम है वो भी कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नहीं आई? जल्दी से, जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, यहां झूठ बोलिएगा, नुकसान आपको होना है। यूएलआई कुछ नहीं है भाई, आप चलो इसको और आसान भाषा में समझते हैं, लेमैन टर्म्स में। राज के पास एक जमीन है, ठीक है, हाँ, राज के पास और शुभो के पास, चलो दोनों के पास एक एक जमीन है, और दोनों को पैसे की जरूरत है। यूएलआई क्या करेगा? एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, उसमें आपने जाके रजिस्टर किया अपनी जमीन की, जो जो भी जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो डाली, ठीक है, चाहे उसका फोटो हो, उसका मेजरमेंट है, उसका होल्डिंग का क्या टैक्स क्या है, नहीं है, सारा चीज जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने भर के रख दिया, ठीक है। कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ये लैंडर्स तक क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स, ये आपके आपके कंसेंट से किया गया, ठीक है। तो ये आपके कंसेंट से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा डिजिटल डेटा को लैंडर्स तक। तो जिसको पैसा, ये पैसा तक भी पहुंच गया, जिनको पैसा देना है और जिनको पैसा चाहिए, दोनों के बीच हो गया। तो प्रोसेस लीगली होगा और जल्दी होगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि भाई पेपर वर्क कम होगा, वेट टाइम कम हो जाएगा, यही तो होगा, और क्या होगा? और एग्रीकल्चर सेक्टर में भैया मुझे 10 दिन के, अब एक बात जरा सोच के देखो, मुझे अपनी उसमें एग्रीकल्चर कर में, इसमें लैंड में मुझे इरिगेशन करना है, मेरा पंप सेट खराब है, उसमें 10,000 का खर्चा है। अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊं तो 15 दिन का टाइम लेगा। 15 दिन में क्या मेरा जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छा होगा, या क्या हो जाएगा, खत्म? तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत जल्दी ये पैसे की क्या करता है, अरेंजमेंट कर देगा, ऋण आसान होगा, तेजी से होगा, फास्ट एंड इजी क्रेडिट होगा,
विथ रिड्यूस पेपर वर्क एंड वेट टाइम। ठीक है, सेक्टोरल सपोर्ट क्या होगा, तो ये इट्स अ ब्रिज द क्रेडिट गैप इन एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई सेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एक गैप बना हुआ है कि भैया इनको ऋण नहीं मिलता है, अभी इनको भी मिल जाएगा। जितनी जल्दी मशीन तो इंतजार करेगी, एमएसएमई को थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, उस गैप को भी क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, फिल कर दे रहा है। अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया तो फिर तीसरे तरीके से समझाऊंगा, पर जब तक नहीं समझ में आया तब तक पूछते रहो, मेरा ये कहना है। ऐसे यस सर बोल दोगे, कल को मेरा नाम खराब होगा, फिर स्कैमर लोग बुलाएंगे। जरूरी है। अब ये देखो, कल को, अब थोड़ा सा रुको, होल्ड ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल कर देगा। अब देखो, क्योंकि ये जा कहाँ रहा है यार, पहुंचने, साफ साफ देखो, एक लाइन क्या बोला, कंसेंट लिया। डिजिटल जो कंसेंट किसका लिया, आपका लिया, आपका, आपकी जमीन है, आपका जो लैंड रिकॉर्ड्स है, वो आपके कंसेंट से मैंने क्या किया, उसको स्टोर कर लिया। अब लैंडर्स के पास में वो दिख रहा है कि कितना आपको अमाउंट चाहिए लोन का, और आपके पास लैंड कितना है। मान लीजिए कि उस लैंड की वैल्यू है 10 लाख रुपए, और आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की, तो मैं देखूंगा यार कि अगर मुझे पैसा देना तो यार 10 लाख रुपए का जमीन है, 1 लाख मांग रहा है, चलो दे देते हैं। पेपर वर्क नहीं होगा, एक जो कंसर्न से जा रहा है, ठीक है। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन का तो ये फ्लो बेसिकली क्या है, ये उसका यूज किया जा सकेगा, ठीक है। पूरा काम डिजिटल होगा जी, ठीक है। अब यूपीएससी क्या करेगी, अब इसी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये देख लेना है, ये इसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज जरूर देखना है। बहुत हलवा हलवा, पहले मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये हलवा है, लेकिन इसको पढ़ोगे ना, जब आप, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, जब आप इसको कर लोगे, चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी। जो नहीं भी समझ में आ रहा था वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं, यूएलआई हो गया हमारा, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एनएबी एफआईडी, राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एनएबी एफआईडी। ये क्या है भाई, है क्या ये, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्था है, ठीक है। इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूट अंडर कंपनी एक्ट के तहत। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्या है, एनएबी एफआईडी जो है, ये केंद्रीय सरकार द्वारा, ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, द्वारा कंपनी अधिनियम के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान यानी पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। बस ये पकड़ के चलो, पहले पहला पॉइंट आपका ये है प्री के लिए। किससे गवर्न हो रहा है, कंपनी एक्ट से, 2013 वाला, यानी एनबी एनएबी एफआईडी क्या है, एक पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्न किससे होता है, गवर्न होता है आपका कंपनी एक्ट से, 2013 वाला। क्लियर है? अब इसमें क्या है कि वे केवल वे संस्थाएं जिसमें, जिन्हें केंद्रीय राज्य अधिनियमों के तहत स्थापित किया गया है, या उनसे कम से कम 51% सरकार द्वारा नियंत्रित पूंजी है, यानी गवर्नमेंट उसको का स्टेक है, उन्हें पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता दी जा सकती है। अब देखो, अब एक इसमें भी एक और क्वेश्चन है, ये अलग स्टेटमेंट है, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है आपका, पहले ऐसे समझो, एलिजिबिलिटी क्या होती है किसी भी, कोई भी इंस्टीट्यूशन को, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उसको पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का अगर मुझे स्टेटस देना है, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी तो होगी, और वो क्या है, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी क्रेडिटेड
अंडर सेंटर और स्टेट एक्ट के अंदर आना चाहिए। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि या तो सेंटर का, अरे यार ये खुला रह गया क्या? एक सेकंड। अच्छा, चलिए, ठीक। तो पहला क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर या तो आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, का जो एक्ट है उससे गवर्न हो रहा हो, या स्टेट गवर्नमेंट एक्ट है उससे गवर्न हो रहा हो। पहली चीज तो ये, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्टैब्लिश किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया हो, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है, या फिर या कम से कम उसके 51% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो, गवर्नमेंट हेल्थ कैपिटल। मिसबा जी, बाहुबली जी। दिस वाज स्टेटमेंट इन दिस ईयर, जी बिल्कुल। ठीक है, तो कम से कम 51% ले स्टेक, या उनका एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट हेल्थ कैपिटल होना चाहिए। उसको हम स्टेटस दे देंगे पीएफआई का, यानी पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का। दो चीजें क्लियर हो गई, बहुत ही इजी है। अब आ जाओ, ये जो एनएबी या एफआईडी जो है, ये है क्या भाई? हमने इसको जो पर्पस क्या था इसका, एस्टैब्लिशमेंट। तो ऑब्जेक्टिव था इसका बेसिकली एक विकासात्मक वित्तीय संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था, जिसका फोकस कहाँ था? फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे था। तो या राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। क्लियर है? यानी एन एनएबी एफआईडी को 2021 का एक्ट एक है। एक्ट क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट है। इस एक्ट के थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया, जिसका फोकस कहां पे है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। ये बात क्लियर हो गई? चलो, अब इसका की फोकस क्या होगा इस पीएफआई का, या फिर सॉरी एनएबी एफआईडी का मतलब क्या है इसका? लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे बनाना है भाई, एक दिन में तो बनेगा नहीं, 2 महीने में तो बनेगा नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये क्या कर रही है? ये फाइनेंस जो है वो अवेलेबल करवाता है, फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान देना, लॉन्ग टर्म के लिए। इतना मैं क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि यहां से आएगा क्वेश्चन। क्लियर है? चलो, यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए लिख दिया यूपीएससी ने। यही तो करेगा, और क्या करेगा? और आप लड़ने लगोगे, नहीं सर मेरा तो सही था, मेरा तो सही था। ठीक है, जिसमें कि अब लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल जो सोल्यूशन देना है, तो उसके लिए क्या होगा? इसमें बॉन्ड और डेरिवेटिव्स जो मार्केट है उसका भी समर्थन रहेगा, यानी मार्केट सपोर्ट रहेगा। एम टू स्ट्रेंथन बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स मार्केट टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। विशुद्ध रूप से प्री का क्वेश्चन है, टॉपिक ही प्री है, इसीलिए इस पे मैं हाथ से बता के नहीं, आप लोगों को पूरा एक एक वर्ड में बता रहा हूं, क्योंकि प्री के लिए यहीं पे फोकस करना है। आप कितना भी इकोनॉमी पढ़ लीजिए, ओपन चैलेंज है, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब चीजें नहीं बताई जाती, कहीं नहीं बताई जाती। प्रॉब्लम ये है, खुद से पढ़िए, खुद से पढ़िए। और सब लोग को चाहिए मैगी की तरह फास्ट फास्ट फूड, 2 मिनट में हर सब चीज तैयार होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। क्लियर है सबको? परपेचुअल बॉन्ड, अब एक टर्म्स आया है, टर्म्स है परपेचुअल बॉन्ड। ये क्या होता है भाई? ये एक बॉन्ड है जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। कब मैच्योर होगा? जैसे कोई भी आप एफडी लेते हो कि 2 साल 5 साल के लिए, तो उसका डेट डेट है
आफ्टर 5 ईयर्स आपको कुछ अमाउंट उसमें इंटरेस्ट के रूप में एड ऑन करके मिल जाएगा। यही होता है, बॉन्ड्स में भी ये होता है। तो ये सामान्य जो बॉन्ड्स है उससे ये अलग है, क्योंकि इसका परपेचुअल बॉन्ड्स लैक अ फिक्स मेच्योरिटी डेट, कोई मेच्योरिटी डेट इसकी नहीं होती। पहली चीज तो ये, पहले ये समझ लेना। प्री लिख दिया मतलब प्री के लिए ही है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा सा। तो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट रहेगा इसका। फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब हुआ कि ये नियत रूप से ब्याज भुगतान होता रहेगा। ये बॉन्ड्स जिसमें निवेशकों को नियमित रूप से कूपन या फिर ब्याज भुगतान करते हैं। जब तक ये बॉन्ड को रखा, जब तक आपके पास ये बॉन्ड रहेगा तब तक आपको इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जिस दिन आपने इस बॉन्ड को सरेंडर कर दिया उस दिन से आपका पैसा आपको वापस और इंटरेस्ट बंद। एज सिंपल एज दैट। ये बात समझ में आई? चलो, नियमित रूप से इसका भुगतान आपको मिलता रहेगा। तो प्रोवाइड रेगुलर कूपन पेमेंट, ठीक है, इन डिफाइंड डेफिनेटली टू इन्वेस्टर, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल रिडम्पशन ऑप्शन क्या है कि निवेशक यानी जिसने पैसा लगाया है बॉन्ड को माध्यमिक बाजार में बेचकर, ध्यान देना, माध्यमिक बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट में बेचकर सेल भी कर सकता है। कहां पे बेचेगा ये? माध्यमिक बाजार में बेचकर, या यदि जारीकर्ता इसे पुनर्भुगतान करने का निर्णय लेता है तो प्रिंसिपल राशि प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल कैन बी रिडीम्ड वाया सेकेंडरी मार्केट सेल और इशूअर रिडेम्पशन। रिडीम करना है ना, तो आप अब ऐसे समझो, मोहित कुमार लेके गया, मोहित कुमार ने पैसा लगाया इस बॉन्ड में, ठीक है, लेकिन अब मोहित कुमार को नहीं है मजा आ रहा, ठीक है, तो उसको बेच भी सकता है। तो बेचेगा ये किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा। इशू किया है सुबो ने इसको, ऐसे समझो, इशू किया है सुबो ने, सुबो को नहीं बेच रहा है, ये राज को बेच रहा है। ये भी बेच सकता है, या फिर सुबो को, सुबो ने कहा नहीं यार तुम हमको वापस कर दो, पुनर्भुगतान यानी हम आपको पेमेंट कर देंगे इसका, आप राज को मत बेचो, हमको बेचो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इशू किया ना, मुझे दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी आपने अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपीज मिल गया तो 100 रुपीज आपका मिल गया आपको। यानी इसमें फायदा क्या है कि जो इशू कर रहा है उसको भी आप बेच सकते हैं, पुनर्भुगतान वही आपको फिर से क्या करेगा, इशूअर इज ऑब्लिगेटेड, ध्यान रखना, इशूअर जो इशू कर रहा है ऑब्लिगेटेड ओनली द पे इंटरेस्ट, नॉट द, अरे रे, एक मिनट कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इंटरेस्ट ओनली ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट, यहां थोड़ा सा विकल्प, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़, अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, केवल ब्याज का दायित्व होता, वही मैंने कहा कि यार इतना गड़बड़ कैसे हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो जारीकर्ता को यानी जो सुबह जारी कर रहा है केवल ब्याज भुगतान करना होता है, प्रिंसिपल को चुकता करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। अगर जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, मोहित ने इसको परचेस किया, खरीद लिया, मोहित ने खरीदा, इशू किसने किया? इशू किया सुबह ने, सुबह ने इसको इशू किया था। अब मोहित को लग रहा है कि नहीं यार इसको बेच देना चाहिए, तो थर्ड पार्टी को, चलो राज को बेच देते हैं, तो राज को बेच के ये पैसा अपना वापस ले ले। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि भाई जिसने इसको इशू किया था उसी को वो बेच दे, लेकिन जिसको अगर ये बेच, सुबह को ही बेच रहा है, जो इशू जो कर रहा है उसी को वापस दे रहा है, तो सुबह खरीदेगा, लेकिन सुबह सिर्फ ब्याज का दायित्व है, यानी कि इंटरेस्ट की बात हो रही है। इशूअर इज ऑब्लिगेटेड ओनली टू पे इंटरेस्ट, नॉट द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, क्योंकि हर महीना तो आपको उसका भुगतान हो रहा है ना, इंटरेस्ट तो मिल रहा था। ये बात समझ में आई? तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा कि परपेचुअल बॉन्ड्स से आप क्या समझते हो। स्टेटमेंट नंबर 1 2 3, दैट्स इट।
और यहां से इजिली आप इसको कर सकते हो। इसीलिए मेरा नोट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगता है, क्योंकि हलवा नहीं है ना, यूपीएससी के स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। प्रॉब्लम यहां है, मेरा भी मेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जो स्टैंडर्ड है किसी का नहीं है, सिर्फ यूपीएससी का स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपको यूपीएससी निकालना है, क्लियर करना है, राइट। तो आपको उसी के ही स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो उसने बेंचमार्क बना रखा है उससे नीचे वो जाएगा नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, क्लियर है। चलो, विंडफॉल तो कई बार बता चुका हूं, ये पूछा भी गया है यूपीएससी में, फिर भी आप इसको देख लो थोड़ा सा। विंडफॉल जो टैक्स है, ये क्या है भाई, यूपीएससी ने पूछा है, किस ईयर पूछा है ये मुझे नहीं याद आ रहा है। चलो, ये टैक्स क्या होता है भाई? अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंडस्ट्री मेकिंग अनयूजुअली हाई प्रॉफिट ड्यू टू फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। यानी एक प्रकार का क्या है, ये टैक्स है, विंडफॉल टैक्स ही तो बता रहा, जो सरकार उन उद्योगों पर किस पे लगेगा, इंडस्ट्री पे लगेगा, जो आर्थिक स्थितियों के अनुकूल होने के कारण असामान्य रूप से क्या है, मुनाफा, उच्च मुनाफा कमाते हैं। जब उनका, इसका मतलब क्या हुआ, जब हाई प्रॉफिट मिल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो वो बेचते हैं बहुत सारी कंपनी को, छोटी मोटी कंपनियां बेचने लगते हैं कि लोग खरीद लेंगे। तो विंडफॉल जो टैक्स लगता है, गवर्नमेंट उन पर लगाती है कि भैया बेचने की तो जरूरत थी नहीं, फिर बेच क्यों रहे हो, मुनाफा कमाने के लिए बेच रहे हो। तो मुनाफा जो, यानी जो प्रॉफिट कमा रहे हो उसी पर ही आपको क्या लग गया, टैक्स लग गया। आपकी कंपनी मुनाफे में थी, अभी देखो इसका ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट एक्सेस प्रॉफिट टू फंड सोशल वेलफेयर एंड पब्लिक नीड्स। इसका उद्देश्य है कि विशिष्ट श्रेणी के अतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रों के अतिरिक्त मुनाफे को, प्रॉफिट को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, पुनर्वितरित करके, सोशल वेलफेयर हो या फिर जो आपका पब्लिक नीड्स है उसकी जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह का टैक्स लगाने का मतलब ही यही होता है। तो सरकार का तरफ अब ये फिर से एक क्वेश्चन उठ सकता है मन में कि भैया कंपनी मेरी, बेच मैं रहा हूं, मुझे मुनाफा कमाना है, सरकार इसमें अलग से टैक्स क्यों मार रही है, क्यों ठोक रही है? तो सरकार का कहना है कि वे, ये उच्च मुनाफे वाली कंपनियां के प्रयासों से नहीं, बल्कि बाहरी फैक्टर जो है उसके कारण हो रहा है। आपका इसमें कोई रोल नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की है, नहीं। मार्केट में जैसे आप कहते हैं ना जमीन, अरे यार हाईवे की जमीन लोग कब्जाते हैं ना, वो कि सस्ते दामों में ले लेते हैं और कल को हाईवे निकालना है तो महंगे दामों में बेचते हैं, करते हैं ना। ये ठीक उसी तरह से है। तो जो कंपनियों के नियंत्रण से बाहर है, यानी बोला, कहने का मतलब कि भाई मार्केट, कल को जमीन का प्राइस ऊपर चला गया तो इसमें आपका क्या रोल है, कोई कंट्रीब्यूशन है? आपने उस जमीन के टुकड़े को, मैं थोड़ा एक अलग एग्जांपल दे रहा हूं पहले समझने के लिए। सूबों के पास जो जमीन थी, उस जमीन को बेहतर, मतलब उसका प्राइस को इंक्रीज करने में सूबों का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, पड़ी हुई थी मार्केट। अब वहां से कोई शहर स्टैब्लिश हो रहा है, कोई कोई इंडस्ट्री लग रही है इसलिए, या कोई हाईवे निकल रहा है, कोई रेलवे निकल रही है, ट्रैक निकल रहा है, तो उसका प्रॉफिट होने जा रहा है। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स है, सुबह का कोई रोल नहीं है उसमें। तो रैशनल क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट इसीलिए टैक्स लगाती है इस पे। मोहित कुमार, जल्दी से बताओ, समझ में आई चीजें? इकोनॉमिक्स जो है लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, तो जब तक लेमैन टर्म्स में अगर आप नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्लियर है या नहीं है? सभी को क्लियर है? तो विंडफॉल टैक्स क्या है? एक टैक्स है जो इंडस्ट्री पे लगेगा, ठीक है। और मोहित कुमार को लगा कि यार चलो दुकान बेचते हैं अपना, इंडस्ट्री बेचते हैं अपना, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छा पैसा है, अभी उठाते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी उस पर, क्योंकि उस इंडस्ट्री को खड़ा करने में आपका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों?
मतलब प्राइस को हाई करने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आपने कोई नई मशीन लगा ली है या कुछ उसमें कुछ उसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है इसके वजह से। क्लियर है? चलो अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। वेरी गुड, बहुत है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये सब किस पॉइंट से किस वर्ड्स को कॉइन करके यूपीएससी क्वेश्चन बना ले, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, चलो ठीक। कृषि अवसंरचना निधि, अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इसको फुल फॉर्म इसके लिए एक कृषि, मान लीजिए सड़क है, उसके इरिगेशन के लिए, उसके कोल्ड स्टोरेज के लिए जो भी जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सबको बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AIF। ठीक है, तो हाईलाइट्स क्या होगा इसका? एक्सपेंशन, लाभकारी कृषि संपत्ति। ठीक है देखो, वाइबल फार्मिंग एसेट होगा ये। क्यों? सभी योग्य लाभ जो लाभार्थी है AFI इस फंड का यूज करके समुदाय आधारित कृषि जो संपत्ति है बनाने के लिए कर सकते हैं। यानी इस फंड का यूज कहाँ होगा? पहला चीज, ये जो फंड बनाया जा रहा है, इस फंड का यूज आप कहाँ कर पाओगे? तो आप एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, कैन यूज AFI फॉर कम्युनिटी फार्मिंग। ध्यान रखना, समुदाय आधारित कृषि संपत्तियां, इसके ये फंड का यूज यहां हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है यार? कम्युनिटी फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। चलो कोल्ड स्टोर खोल देते हैं या वेयर हाउस खोल देते हैं, तो जितने भी आसपास के जितने भी फार्मर्स है सबको मिलेगा उसका लाभ, उसका बेनिफिट मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो समुदाय आधारित कृषि संपत्ति यानी सबकी होगी वो, किसी एक के लिए नहीं। और योग्य का मतलब यहाँ पे क्या है? योग्य लाभार्थी का मतलब, बेनिफिशियरीज का मतलब एलिजिबल, यानी कि जो जिनके पास अब भाई रखने के लिए जगह नहीं, उनके पास अनाज तो है, फूड ग्रेन तो है, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं था, तो स्पेस बनाने के लिए कर दिया। तो थोड़ा सा उससे क्या होगा? रेंट भी आ जाएगा, ये होगा। अब थोड़ा सा देखो, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली, इसके तहत, इस फंड के तहत आप क्या करोगे? मतलब ये गवर्नमेंट क्या करेगी? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो प्रोसेसिंग है, परियोजना भी इसके क्या है? पात्र होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट आर नाउ एलिजिबल अंडर AIF। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है फूड प्रोसेसिंग का? चलो यार ऐसे समझते हैं। आपने फार्मर से क्या लिया? एक टमाटो ले लिया, टमाटर है ना। टमाटो लेने के बाद आपने उसका प्यूरी बन जाएगा। ठीक है, प्यूरी बनाने का आपने प्रोसेस डाला, तो अभी तो प्राइमरी से फूड प्रोसेसिंग में जा रहा है ये। तो आपने बना तो लिया, लेकिन ये प्राइमरी हुआ, लेकिन सेकेंडरी में क्या है? इसको मार्केट में लाना भी तो है, तो ये लोग भी आ जाएंगे इसमें। तो इस फंड का यूज हम यहां भी कर सकते हैं। अब इस फंड के बारे में आप सिर्फ इस फंड का नाम लिख के मेंस में लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये कृषि अवसंरचना निधि जो है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है, ये अब इसको आप यहां से भी जोड़ के दिखा सकते हैं कि भाई किसानों की आय को दुगनी करने में, डबल इनकम करने में बेनिफिशियरी रहेगा। आप ये लाइन दिखा सकते हो। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें PM कुसुम। PM कुसुम क्या है? AFI ये जो फंड है, PM कुसुम जो कंपोनेंट A के साथ एकीकरण, नहीं नहीं इंटीग्रेशन करने की, कि भाई इंटीग्रेट कर जाओ, कोऑपरेटिव और पंचायत के साथ भी इनको भी लाभ मिलेगा। PM कुसुम क्या है? जल्दी से बताओ तो अब।
सोलर पंप वाला, यही है मिसबा जी? हाँ। तो सोलर पंप, अब ये सोलर पंप कहाँ लगेगा? किसानों के खेत में लगेगा, एग्रीकल्चर लैंड में लगेगा, और एक पंप लगाने में अच्छा खासा पैसा लगना है। तो ये फंड वहां पे यूज हो जाएगा। तो यानी इसके इसको इस फंड को इससे अटैच इंटीग्रेट कर दिया गया कि आप इससे भी लोन लेके बना सकते हैं, उनकी मदद करने के लिए कर दिया गया। तो किसमें आ गया? पीएम कुसुम भी आ गया, प्लस किसानों का जो संगठन है, किसानों का जो कोऑपरेटिव्स हैं और पंचायत हैं, इनको भी इस फंड का बेनिफिट मिलेगा। ये बात समझ में आई? चलो, क्रेडिट गारंटी का अब थोड़ा सा इसमें क्या किया, एक्सपेंशन किया गया है। एनबीए संरक्षण, ठीक है, नाबार्ड वगैरह जो है सब्सिडी देगी, ऑफर करेगी एडिशनल क्रेडिट गारंटी के लिए। किसान जो संगठन है गारंटी भी प्रदान करेगी, ठीक है। और क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इस फंड का ऑब्जेक्टिव होगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ध्यान से समझ लेना। पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन करने के लिए, एक सेकंड यहां पे, यहां पे एक अलग से लिखिए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये लिख लीजिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एक लाइन छूट रही थी यहां पे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट का मैनेजमेंट करना हो, समुदाय आधारित कृषि संपत्तियों के लिए अवसंरचना में निवेश करना। तो ये निवेश क्या का नेचर क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का नेचर क्या होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका जो फाइनेंसिंग, जो लोन फैसिलिटी होगी, लोन फैसिलिटी क्या होगी, बैंक्स प्रोवाइड अप टू 1 लाख करोड़ इन लोन्स विद द 3% एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन। यानी बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है 1 लाख करोड़ तक का ये लोन प्रोवाइड करेंगे, दोनों मिलकर, किसी एक व्यक्ति को नहीं, इस फंड में डाल देंगे, ठीक है। अब जिसको जितना चाहिए लेके जाओ। तो 3% आपको क्या लगेगा, एनुअली इंटरेस्ट लगेगा। बहुत कम है यार, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी क्या होगी, क्रेडिट गारंटी होगी CGTMSE, ये जो कवर करेगा बेसिकली, ये इसका, ये कवर करेगा, मतलब इसको कुल मिला के कहें तो गारंटी को कवरेज करने के लिए, कवर करने के लिए 2 करोड़ तक का ऋण जो है, क्रेडिट गारंटी कवरेज क्या कर रहा है, अवेलेबल करवा रहा है। ये जो संस्था है, इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये करवा रहा है 2 करोड़ का आपको ऋण भी, क्रेडिट गारंटी, क्योंकि उस आपको क्रेडिट मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। ये हो गया आपका। अब इतना इसको पढ़ने में आप जो भी समय लग रहा है इसमें इन्वेस्ट कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। और मुझ पर बिल्कुल भरोसा मत करो यार, 24 उठा लो, नहीं मन है तो 23 उठा लो, नहीं मन है तो 21 22 उठा लो। पिछले 5 साल में देखो कि एक इकलौता आपका ये जो इकोनॉमिक सेक्शन है, लोग हिले हुए रहते हैं उसमें। सभी लोग, जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में हिले हुए होते हैं।
वो लक्ष्मीकांत में चले जाएंगे, वो ज्योग्राफी में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में चले जाएंगे, एनवायरनमेंट पे चले जाएंगे, लेकिन इकोनॉमी में ये हिले हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो करंट है उसको भी ऐड ऑन करके चलना पड़ता है। और अभी देखना, फेब के बाद एक बाढ़ आएगी, सब लोग क्रैश कोर्स कराएंगे, 2 घंटे में खत्म पूरा बजट। तो 2 घंटा क्या, मैं तो कह रहा हूँ 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, मगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और उसकी भरमार अभी होने वाली है, फरवरी से वो स्टार्ट होगा, आफ्टर बजट जब आ जाएगा उसके बाद देखिएगा, इसको भी चेक कर लेना। लंबे लंबे पेजेस दे देंगे, फायदा ही नहीं होगा। वो बजट में अगर कह दिया कि इस फंड को अगर बढ़ा दिया बजट में, मान लो यार अभी फिलहाल जो है ये 1 लाख करोड़ का इन्होंने वो कर रखा है, ये देखो यहाँ है ना, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ तक का ऋण जो है ये प्रोवाइड होगा। अब इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया, 5 करोड़ कर दिया गया, 1 लाख की जगह 5 लाख करोड़ कर दिया गया। सपोज आपको ये पता ही नहीं है ये फंड है किस लिए, तो घंटा कर लोगे कुछ? थोड़ा समझ के, थोड़ा दिमाग लगाओ, यही होता है ना। इसीलिए आप लोग क्या करते हो, जब पेपर में आता है तो आप लोग क्या करते हो, बस उसका डेटा पढ़ के चले गया, डेटा तो पूछ ही नहीं रहा यार। तो अननेसेसरी अनवांटेड मेहनत है, बेकार जा रही है आपकी, है ना। चलो, समझ में आई चीजें? पढ़ के तो आए होंगे, उम्मीद करता हूं कि नहीं आए होंगे पढ़ के, कुछ ही लोग पढ़े होंगे इसको, ठीक है, रीड करके आना चाहिए था। चलो, अब स्पेड वो स्कीम की बात कर लेते हैं। एक स्कीम आई है, ठीक है, मसाला वाला स्पाइस्ड जो स्कीम है, मसालों को लेकर। फुल फॉर्म क्या है इसका? SPICED योजना जो है, स्कीम जो है, फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। इतना लंबा चौड़ा नाम है भाई। मसाला क्षेत्र में निर्यात विकास के लिए प्रगति, नवाचार, सहयोगात्मक हस्तक्षेप, इंटरवेंशन के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना, फुल फॉर्म ये है। तो इतना लंबा याद होगा नहीं। अब इसका एक तरीका है, स्पाइस है बराबर हमें क्या, मसदा वो स्पाइसी फूड चाहिए, तो सस्टेनेबल होना चाहिए, बस ये पकड़ लेना है एक वर्ड। उसके लिए इंटरवेंशन करने की बात हो रही है। इनोवेटिव भी होना चाहिए, प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, कोलैबोरेटिव भी होना चाहिए। इंटरवेंशन एम क्या है इसका? एक्सपैंड कार्डमम, इलायची की खेती के लिए इसको विस्तार करना है, ध्यान से देखना। कार्डमम एक्सपैंडेशन, एक्सपैंड कार्डमम कल्टीवेशन, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना। पूछ लेगा आपका, क्लोव कर देगा इलायची की जगह, लौंग, फिर क्या करोगे? ठीक है, इलायची बोला है, अब जबकि स्पाइस का मतलब क्या हो गया, वो गोल मिर्च को क्या बोलते हैं यार? गोल मिर्च होता है ना जो काली काली मिर्च, तो काली मिर्च की जगह यहाँ इलायची है, ठीक है। चलो, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, निर्यात करना है। ब्लैक पेपर, हाँ तो ब्लैक पेपर नहीं है यहाँ, ये कार्डमम है, ठीक है। तो स्पाइस में यहाँ पे क्या है, इस पे भी फोकस करना, कार्डमम, ठीक है। उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रमोट जो एक्सपोर्ट है, एंड इनहांस स्किल ऑफ स्टेक होल्डर्स, निर्यात को बढ़ावा देना, उत्पादन को बढ़ावा देना, और जो जो स्टेक होल्डर्स है उनके भी में कौशल विकास करना, इनहांस स्किल ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या क्या होंगे? चलो, फसल के बाद उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना, बाजार, ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर घटक है, ठीक है। ये कॉमन सेंस से भी निकल के आ जाएगा कि यार सब में पॉजिटिव बातें कही गई है, देख लो सब में पॉजिटिव बातें हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, इंप्रूवमेंट करो, मार्केट को एक्सपैंड करो, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी लेके आओ, स्किल डेवलपमेंट करो, ठीक, सारी चीजें हैं, तो ये कॉमन सेंस से निकल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इलायची में। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक टाइमलाइन भी सेट कर रखा है, 23-24 में और 25-26 तक।
5th फाइनेंस कमीशन पीरियड है ये, इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। कार्डमम है प्री के लिए, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा स्मॉल जो अबाउट कार्डमम के बारे में जान लेते हो। एक छोटी इलायची है ना, तो ये कहाँ कहाँ मिलती है भाई? तो पश्चिमी घाट में मिलेगी। ओरिजिन जो है नेटिव टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड साउथ इंडिया। भारत के सदाबहार जंगलों का ये मूल निवासी है। मूल निवासी नहीं है तो मूल मूल है वो बेसिकली। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर जो प्रोड्यूसर है वो केरल, कर्नाटका एंड तमिलनाडु है, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर, अब यूपीएससी क्या करेगी, मेजर ना करके बस 2 स्टेट का नाम लिख देगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इलायची और कहाँ कहाँ होती है, ये भी जो मेरे नोट्स में नहीं है, ये थोड़ा आपको ज्योग्राफी का पोर्शन करना पड़ेगा। तो प्लीज अलग से नोट कर लो कि इलायची की खेती और कहाँ कहाँ होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका पीछे का भी एक लॉजिक है। अभी बिहार या कोई समथिंग किसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि वहां पे ये फसल हो रही है कि नहीं। चाय, चाय, हाँ याद आ गया। टी के लिए पूछा गया था। कुछ याद आया किसी को? टी के लिए किसी को पूछा गया था कि यार वो बिहार या कहीं और भी होती है कि नहीं, जम्मू कश्मीर है ना, टी वाला क्वेश्चन था। मिसबा जी, अच्छा 22 में था, हाँ। अब वहां पे बिल्कुल एकदम थोड़ा सा होता है, बिहार में किशनगंज के पास में थोड़ा बहुत, लेकिन पूछ लिया था। तो ये मेजर ना पूछ के माइनर पूछ लेगा। अब बस यहाँ पे मेन जो आपका जो है प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर की जगह से प्रोड्यूसर लिख देगा, फिर क्या करोगे? इसीलिए थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाके देख लेना कार्डमम को लेकर, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब इस कार्डमम को भाई पहले ही लाइन में क्लियर हो गया है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है और वेस्टर्न घाट में है। तो वेस्टर्न घाट कहाँ है? ये है आपका, ये है वेस्टर्न घाट, यही है ना, ठीक है। जोधा बेटा, अन्नामलाई, है ना, बाबा बुदन की पहाड़ी, कुछ याद आ रहा है? हाँ। तो छायादार क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है। शेडी एरिया विथ लोमी एसिडिक सॉइल एंड गुड ड्रेनेज होना चाहिए। अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो पौधे के जड़ों में क्या हो जाएगा, प्लांट्स के रूट्स में पानी जमा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और वो पौधा मर जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म। चाय वाला, बिल्कुल चाय वाला सीन है यहाँ पे, देखो गौर से देखो। छायादार क्षेत्र होना चाहिए, शैडो एरिया होना चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी कौन सा? चिकनी मिट्टी, लोमनी सॉइल, है ना। एसिडिक सॉइल होना चाहिए, ऑब्वियस है यार, चाय के लिए भी वही है, टी के लिए, है ना। अच्छा, इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, किसके बीच इसकी ग्रोथ अच्छी होगी? 600 to 1500 मीटर के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो छोटी इलायची हो गई। बड़ी इलायची, अब यहाँ पे इससे कंपैरिजन कर देगा, आप वहीं बोल हो जाओगे, पता है मुझे, आराम से। लार्ज कार्डमम, बड़ी इलायची, इसका जो एरिया है वो ग्रोज इन सब हिमालयन रीजन में, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नेपाल एंड भूटान। छोटी इलायची नीचे होगी, ऐसे समझो मोहित कुमार, यहाँ पे छोटी इलायची, और ये वाला एरिया जो है हिमालयन और उसका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, यहाँ पे होगी बड़ी इलायची। नेपाल भूटान सब यहीं पड़ेगा ना, बिहार से ऊपर, ठीक है। चलो, अब इसके लिए आइडल कंडीशन क्या होगी? इसके लिए देखो, ऊंचाई तो यहाँ भी दे दिया, ठीक है। इसके लिए आइडल कंडीशन क्या है? जो एनुअल रेनफॉल है वो 3000 to 3500 मिलीमीटर 200 दिन तक होनी चाहिए। तो ज्यादा बारिश कहाँ होती है? कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा बारिश कहाँ होगी? उसी इसी एरिया में होती है ना बॉस, यहाँ तो ज्यादा बारिश होगी नहीं। ऐसे भी ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिक निकल के आएगा।
और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर रेंज होना चाहिए ठंडा से, यानी 6 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ तो यार स्टार्टिंग ही होगा 25 से और 45 तक जाएगा। साउथ इंडिया में क्या है बेसिकली, 25 तो नॉर्मल टेम्परेचर है भाई। अभी टेम्परेचर क्या होगा, हम ठंड में जैकेट और रूम हीटर में चल रहे हैं। सदर्न सदर्न पार्ट में क्या होने वाला है, वहां स्वेटर बेच के दिखाओ जरा सा, हेवी स्वेटर विंटर वाला ना, बिल्कुल नहीं, बिकेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हो गया। इसको थोड़ा सा आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप इसमें एनुअली रेनफॉल थोड़ा सा बुक में से देख के आप ऐड ऑन कर लेना। ह्यूमिडिटी होगी जी बिल्कुल, एनुअल रेनफॉल, इसको देख लेना थोड़ा ज्योग्राफी में, गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे। ये थोड़ा सा छूट रहा है यहाँ पे, ठीक, छूट रहा मतलब मुझे लगता है ऐड ऑन होना चाहिए था। चलो, मैं कभी भी अपने नोट्स बनाए हुए नोट से भी सेटिस्फाई नहीं होता, ये मेरी समस्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो, अब दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन, ठीक है, दिल्ली घोषणा पत्र, चलो थोड़ा सा ये देख लेते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है भाई, ऑन सिविल एविएशन, ठीक है, नागरिक उड्डयन पर इवेंट हुआ था ये, एशिया पैसिफिक का, एशिया, ये सेकंड एशिया पैसिफिक है, दूसरा संस्करण था ये। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और आईसीएओ ने मिलकर इसको क्या किया था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था बेसिकली दिल्ली में, ठीक है, सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ठीक है, लेड टू द अडॉप्शन ऑफ द दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से इसको जाना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होगा ये बता देता हूं पहले, इसका भी, इसके पीछे का भी लॉजिक समझ लो। दिल्ली घोषणा पत्र या घोषणा जो है, इसका सब्जेक्ट जो है, ये जो डिक्लेरेशन है, इट इज रिलेटेड टू सिविल एविएशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जोन के लिए कुछ है, कुछ ऐसा, या कोई कंट्री के साथ इन्होंने क्या किया है, ट्रेड को लेकर एक एग्रीमेंट है, बताओ। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, लोगों का ध्यान नहीं जाएगा यहाँ पे, और जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता यूपीएससी का ध्यान जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि क्यों ये आना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये। जो कमिटमेंट हुआ है कुछ डिक्लेरेशन में, वो कमिटमेंट क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो राज्य सुरक्षा कार्यक्रम और एशिया प्रशांत निर्बाध हवाई मार्ग सेवा योजना को लागू करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया, यानी कि रीअफर्मेशन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। ये अभी ये 80 इंडिया का जो मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये अचीव क्या करना है, एविएशन और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए की बात की जा रही है। पर्पस है कि स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम एंड एशिया पैसिफिक जो सीमलेस, यानी सीमलेस का मतलब कि निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के, है ना, एयर नेविगेशन सर्विस प्लान है ये, इसको किया गया मिसबा जी। बिल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन में तो कुछ भी डाल सकते हैं ना वो, दिल्ली घोषणा जो है, या फिर इस तरह के डिक्लेरेशन में टेररिज्म से लेकर वो हर चीज में आ जाएगा। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि ये सिविल एविएशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा तभी होगा, ठीक है मिसबा जी। तो हवाई, वैश्विक हवाई यानी ग्लोबल
अचीव करना टारगेट सेट बाय द ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी प्लान। तो कुल मिला के जेंडर इक्विटी की भी बात हो रही है, उसमें भी संकल्प लिया गया था। ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जो काम की चीज है। वन ऑफ द दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू टेररिज्म एज वेल। हाँ बिल्कुल है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं पूछेगा ना, यूपीएससी वन लाइन स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। अभी मैं वही बता रहा हूं, अब एक बार थोड़ा सा पेशेंस रख के देखो, अभी बताता हूं। टॉपिक खत्म होने दो। हाँ देखो, ये प्री के लिए नोट करो एक, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी, एनहांस जेंडर इक्वालिटी इन द एविएशन सेक्टर, ठीक है। अच्छा, एनवायरमेंटल जो है प्रोटेक्शन की भी बात कर रहा है ये, ठीक है, ये डिक्लेरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एयर लॉस ट्रीटी जो है, जो भी हम दुनिया भर में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो रूट्स हम ये करते हैं, ट्रीटी वगैरह करते हैं, इनकरेज रेटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। कुल मिला के कहानी ये है, ऐसे समझो आप, कि जो भी हमने संशोधन किया उसको, ये ठीक है, ये पूछा नहीं जाएगा, एरिया दे दिया गया, बस आपसे ये पूछा जाएगा। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं मिसबा जी। दिल्ली डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, या उसके इसका दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, इसका फीचर है, इसका फीचर है, ठीक है। और वो क्या है? जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, सिक्योरिटी। अब बताओ कि ये इट इज रिलेटेड टू, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये कौन सा होगा, टेररिज्म वाला होगा या ये वाला होगा? क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाएगा जब भी किया जाएगा, ठीक है। सो एविएशन का बेसिकली, जो सिविल एविएशन सेक्टर इंडिया में है, उसका क्या है यार, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये हम अ, अगर थर्ड इन डोमेस्टिक सेगमेंट में, तो ये थर्ड में नंबर पे है, ठीक है। 800 से जो अधिक हमारे पास क्या है, over 800 aircrafts in operation and under and the number of airports has grown to 157। अभी तक हमारे देश में कितने एयरपोर्ट्स हो चुके हैं? 157। 800 से ज्यादा ऑपरेशनल है, सब उड़ रहे हैं हवा में। पायलट में 15% फीमेल है, जबकि वैश्विक औसत जो है वो 5% है। तो ये भी ठीक है। नहीं 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 मिसबा जी, यहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि भाई क्वेश्चन जो है वो टेररिज्म पे भी एक आया है डिक्लेरेशन, दिल्ली डिक्लेरेशन। तो दोनों में से हम कौन सा आंसर लगाओगे? यही ना, यही क्वेश्चन है ना आपका जी। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि इस डिक्लेरेशन का फीचर है, टेररिज्म का फीचर जेंडर इक्वलिटी थी ना होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थी ना होगा। बीजिंग घोषणा पत्र जो है डिक्लेरेशन को, इन्होंने क्या किया है, फिर से रिकॉग्नाइज किया है इसमें, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? रेमिफिके जो रीअफर्मेशन ऑफ बीजिंग डिक्लेरेशन जो किया इन्होंने, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम चला रही है, बट नेविगेशन नहीं देगा, एयर नेविगेशन सर्विस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप तुरंत पकड़ लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, तो आपको यहां पर कंफ्यूज करेगा ये सब पॉइंट देके। ये तो बच्चों वाला पीसीएस का क्वेश्चन होगा कि दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो सिविल एविएशन से। ये तो बच्चा भी कर लेगा, बट उसको अगर कॉम्प्लेक्स में बनाना है क्वेश्चन को, शुभो एंड राज, बात समझ में आई? अभी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ, मल्टीपल स्टेटमेंट, बिल्कुल मल्टीपल स्टेटमेंट ही देगा, डायरेक्ट फॉर्म में पूछेगा ही नहीं वो, ठीक है। हम्म। अब कनेक्टिविटी पूछ दिया तो आप एविएशन में चले जाओगे ना सीधा। डीजी जो यात्रा जो है,
वो कर दिया हमने, तो आप पेपरलेस ट्रैवल है, बायोमेट्रिक डेटा है, तो आप तो तुरंत पकड़ दोगे कि हाँ एविएशन से है, चलो यार ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो कोई भी कर लेगा, इसके लिए मेरे बताने की क्या जरूरत है। ठीक है। कार्बन न्यूट्रल, ये देखो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नीति अगर बता दिया, वहां पे लिख दिया कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी 2008 का लेके आया है, फोकस ऑन क्रिएटिंग कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट्स। तो ये तो एविएशन का ही आ गया, एयरपोर्ट्स किस में आ रहा है, एविएशन में तो आ रहा है ना, टेररिज्म में तो आ नहीं रहा है। उसके फीचर में अब आपसे दो तीन तरीके से सवाल मैं बता रहा हूं फ्रेम करने का। इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ के तो सभी लोग जाएंगे यार, पेपर में आया, मैंने पढ़ा तो सबने पढ़ा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म है, हर जगह होगा ये, ऐसा कोई कोचिंग नहीं होगा जिसने ये दिया ना हो। तो यहां क्यों बैठे हो, यहां बैठे हो क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा, वो जो डर आपके अंदर है वो निकलना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके, क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है, हो गया, पर ये बेबी स्टेप का क्वेश्चन है। यहां से आया तो यहां से तो कर ही लोगे, लेकिन मैं जो क्लास में बता रहा हूँ, मेरे नोट्स को देख के कोई हलवा बोल सकता है कि यार ये तो हल्का है, ये है वो है, उस लेवल का नहीं है, ठीक है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो मैं क्लास के अंदर बता रहा हूँ वो तो मैं ही बता रहा हूँ ना, ये जानने के लिए आपको पूरी क्लास करनी होगी, सभी को करनी होगी, इतना पेशेंस उनके अंदर भी नहीं है जो चोरी छुपे देख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब समझो, क्वेश्चन है दिल्ली डिक्लेरेशन, इसके फीचर्स क्या क्या है, एविएशन ही दे दिया, चलो एविएशन से रिलेटेड है दिल्ली डिक्लेरेशन, इसके फीचर्स। अब फीचर से अगर क्वेश्चन पूछा तो जेंडर इक्वालिटी बोल दिया, इंडियन पायलट्स जो फीमेल पायलट्स हैं वो सबसे ज्यादा है, 15% है। उड़ान, तो सस्ती जो यात्रा कनेक्टिविटी है, उड़ान उसके लिए है। जो आपका डिजी यात्रा जो है वो पेपरलेस है होगा। बायोमेट्रिक डेटा आपका रेटिना और थंब एक्सप्रेस से काम चल जाएगा। ये सब चीजें पहले से इंडक्ट की गई है एविएशन में, ये जो स्कीम चल रही है, स्कीम फॉर एविएशन सेक्टर में उड़ान चल रही है, डिजी यात्रा चल रही है, ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट पॉलिसी है वो चल रही है, तो कार्बन न्यूट्रल करने की बात है, क्लियर हो गया। जितना डायमेंशन खोल के पढ़ोगे चीजें उतनी सरल होने वाली है, जहां नहीं समझ में आया उसको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है। ये बात समझ में आ रही है? मोहित कुमार जी गायब है, अभिषेक गौतम एंड धर्मेंद्र जी, ठीक है। तो जो कोई क्वेश्चन नहीं, हाँ, जो जो कोई नहीं करेगा वो आप करोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चलो, अब एक सिक्योरिटी वाला जो है इसको देख लेते हैं। बेसिकली प्री में तो आता नहीं है, बस मेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी में ये जो आपका टॉपिक है, एक रफली आइडिया मैं आपको इसका पहले दे रहा हूं, उसके बाद फिर इस पे चलेंगे। ये भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है पहले से ही, ठीक है। देखो, मणिपुर में क्या हुआ था, एक आम जो ग्रुप है, रिबेलियन है, ठीक है, विद्रोही ग्रुप है, उग्रवादी समझ लो, ठीक है ना, ग्रुप ने ड्रोन का यूज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, जो इम्पैक्ट एक्सप्लोसिव ड्रॉप कर सकते हैं, इसलिए असम राइफल और सीआरपीएफ ने क्या किया, एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया। और ये सिस्टम जो है ड्रोन के को सर्च करने, डिटेक्ट करने, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी ये रखते हैं। असम राइफल और सीआरपीएफ जो है वो वहीं नॉर्थ ईस्ट में ही डिप्लॉय है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उग्रवादी जो है वो ड्रोन का यूज कर रहे हैं, इसलिए चाइनीज ड्रोन का यूज कर रहे हैं बेसिकली, है ना। सो मणिपुर के डीजीपी ने भी ड्रोन यूजेस को और उसके जो काउंटर मेजर्स है पर काम करने के लिए एक कमेटी भी बनाई। ड्रोन बॉर्डर ड्रोन का जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करेगा और प्रिसीजन
जो प्रिसाइज जो टारगेटिंग के लिए काफी इफेक्टिव है ये, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्राउड कंट्रोल के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ड्रोन काफी क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। सो इंडिया ने अपना जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है और एंटी रोग जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है कमिटी जैसे इनिशिएटिव लिए हैं इंडिया ने, ठीक है। जो ड्रोन थ्रेट से उससे मुकाबला करने के लिए, निपटने के लिए उस पर काम कर रहे हैं। तो बॉर्डर एरिया में एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं और पब्लिक जो सेंसिटाइजेशन जो है और जो वल्नरेबिलिटीज मैपिंग पर फोकस हो रहा है कि भाई कहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ पे है ना। आगे ड्रोन के, अब ड्रोन का एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ड्रोन का मिसयूज भी हो रहा है, ठीक है। तो ड्रोन का मिसयूज को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और सप्लाई चेन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी हमें। पब्लिक अवेयरनेस की बात हो, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन हो और स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर भी एसेंशियल है, जरूरी है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच अगर आप इसको करते हो, रेगुलेशन करते हो और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इंडिया ड्रोन थ्रेट इफेक्टिवली टैकल कर सकता है। कुल मिला के हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है, ड्रोन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो सबसे पहले यूजेस ऑफ ड्रोन, इसका यूज क्या क्या होगा, कहां कहां पे यूज हो सकता है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, रियल टाइम जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करने में कर सकते हैं, जो प्रिसीजन जो टारगेटिंग है उसके लिए कर सकते हैं, क्राउड कंट्रोल को हम देखने के लिए कर सकते हैं, है ना। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी कर सकते हैं, भैया छोड़ दिया कुत्ते की तरह, ऊपर से उड़ता हुआ चला गया, देखेगा नीचे, ऊपर कैमरा ड्रोन में फिट है, वो देख रहा है नीचे, ठीक है। अब थ्रेट क्या है इसका, तो थ्रेट है कि यूजेस बाय आर्म्स जो ग्रुप्स है टू ड्रॉप एक्सप्लोजिव, ये बम लगा के कहीं भी उड़ा सकते हैं, गिरा सकते हैं, बम को ड्रॉप कर सकते हैं, ये थ्रेट तो है। मिसयूज इन बॉर्डर एरियाज में इसका मिसयूज हो सकता है, चैलेंज बन सकता है क्राउड कंट्रोल को करने में, इन क्राउड कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ये थ्रेट हो सकता है कि कोई भी भीड़ है, कोई दूर से बैठे रिमोट से जाकर बम गिरा सकता है, मिर्ची पाउडर गिरा सकता है। अब चलो मिर्ची पाउडर ही पकड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जरा सोच के देखो, अगर 1 लाख की भीड़ है तो हालत खराब हो जाएगी ना। चलो, तो काउंटर मेजर क्या क्या करना होगा रोकने के लिए, काउंटर मेजर का मतलब रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम, जो जैसा कि हमने अभी बात की थी, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर और उसमें असम राइफल ने और सीआरपीएफ ने जो सिस्टम लॉन्च किया, एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, उस तरह का सिस्टम हमको भी लॉन्च करना पड़ेगा। सर्च में, डिटेक्ट में, यानी उसको पहचानने में, ट्रैक करने में और उसको न्यूट्रलाइज करने में ड्रोन इफेक्टिव रहेगा। कमिटीज बनाई जाए, जैसे कि डीजीपी ने, मणिपुर के डीजीपी ने बनाया, वैसा हम नेशनल लेवल पे बना सकते हैं। तो कमिटी फॉर ड्रोन यूजेस कि कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो छोटे स्तर का जो ड्रोन है वो शादी पार्टियों में चल जाएगा यार, ये हो सकता है, ठीक है। भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है, इंडियन जो नेशनल इनिशिएटिव लिया गया है, काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। और क्या क्या किया है, एंटी रोग ड्रोन जो टेक्नोलॉजी कमेटी वो भी फॉर्म कर दी है, डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम इन बॉर्डर एरिया ये भी कर दिया है, फोकस ऑन पब्लिक जो सेंसिटाइजेशन है एंड वल्नरेबल जो मैपिंग है ये भी किया जा चुका है। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव, यानी गवर्नमेंट का मतलब कि जो राष्ट्रीय पहल है, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं, है ना। बट और कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, फ्यूचर स्टेप में क्या क्या लिया जा सकता है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रोन मिसयूज जो प्रिवेंशन है, हम इसको ला सकते हैं, एक एक्शन प्लान लेके आना होगा। सप्लाई चेन की सिक्योरिटी भी जरूरी है, कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर के साथ हमको कोलैबोरेट करना होगा, सहयोग करना होगा, है ना। मर्ज कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं,
स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है, एफडीआई मंगा सकते हैं, और प्रोएक्टिव जो रेगुलेशन है उसको कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, ये जो मैं बना के दे रहा हूं आप लोगों को, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग टॉपिक है सॉरी, वो सारे के सारे कहाँ हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये यहां से आपको नहीं पूछा जाएगा, प्री में नहीं पूछा जाएगा, मतलब मेंस में तो पूछा जा सकता है। ये तो आपको पूरा पढ़ना है। इसकी जो बेसिक आपके अंदर जो मैंने डेवलप कर दिया, जैसे 4D सिस्टम है, D4 सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम जो है, डीआरडीओ और इन्होंने विकसित की इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ये प्री के लिए थोड़ा सा देख सकते हो, एक पॉइंट। ठीक है, कहां कहां पे पंजाब में, ये सब पॉइंट्स आप खुद ही एड ऑन कर लो, ये हो जाएगा आपसे। मेन मेन चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, जैसे अब एक चीज है हनी ड्रोन, ये भी प्री के लिए देख सकते हो। हनी ड्रोन क्या है भाई, एक रणनीति है, पॉलिसी है, उसका यूज किया जा सकता है। यूवी जो मिशन है, अनमैन जो व्हीकल है, जिसमें एक समझ लो एक छोटा सा प्लेन जिसको रिमोट से उड़ाया जा रहा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्गाइज करने के लिए कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ड्रोन जो है टेक्नोलॉजी एआई और मशीन लर्निंग के साथ डेवलप हो रही है, इंडिया को भी एक्टिव एक अप्रोच लेने की जरूरत होगी। अपने रूल्स को और क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। ठीक है, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, स्ट्रेंथन करना होगा रेगुलेशन को, एंड इन्वेस्ट करना होगा कहाँ पे, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को, टू सपोर्ट लॉ लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। तो आंतरिक सुरक्षा क्वेश्चन भी है यहाँ पे, देख लो, मेंस के लिए है। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ ड्रोन इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड द स्टेप टेकन बाय द इंडिया टू काउंटर पोटेंशियल ड्रोन थ्रेट। हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी इंप्रूवमेंट्स स्ट्रेंथन इंडियाज ड्रोन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। आंतरिक सुरक्षा में ड्रोन की भूमिका और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की पर चर्चा करनी है। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और नीतिगत सुधार भारत में ड्रोन सुरक्षा ढांचे को कैसे मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल यूपीएससी वाला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, एक चीज और, इसको कीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये इस बार के मेंस के लिए। ठीक है, इस बार के मेंस के लिए, मेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी मेंशन कर लो। मेंस के लिए है, प्री के लिए कुछ और इसमें है नहीं। अब आप कहोगे सर पहले प्री होना चाहिए, लेकिन हाँ, मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अब थोड़ा सा एक चीज और देखो, मैंने किसी क्वेश्चन को कहा था यार कि मैं रिफ्रेम करूंगा, मैं भूल गया उस क्वेश्चन को, कोई बता सकता है मुझे, एनीबडी? लास्ट क्लास में मैंने बताया था शायद कि किसी क्वेश्चन को मुझे रिफ्रेम करना है, जल्दी से बताओ वो कौन से क्वेश्चन को रिफ्रेम करना था। क्या पोर्ट वाले में? अच्छा एक सेकंड, अच्छा पोर्ट वाले में, ठीक है, मैं पोर्ट वाले को करके, और एक पॉइंट, एक टॉपिक जो छूटा हुआ है हिंदी मीडियम में, इन दोनों को रिफ्रेम करके मैं आप लोगों को आज रात में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से मुझे ये बताओ, कितने लोग मुगल को खत्म कर चुके हैं? डेली आप लोगों को मैंने फिर से कहा था, जाने की जरूरत नहीं है अभी किसी को, जो मेरे नोट्स में है या फिर जो भी आप नोट्स फॉलो कर रहे हैं, बुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं, तो आप लोग प्लीज उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए।
कल खत्म होगा, कल लास्ट चैप्टर हमारा बना था वो खत्म हो जाएगा, फिर परसों से हम चलेंगे मॉडर्न में, उसके बाद ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद वट एवर सो ऑन। ठीक है, तो ये सबके लिए जरूरी है ना, एक रफली आइडिया तो होना ही चाहिए, स्पेसिफिक होके थोड़ा सा पढ़िए टाइम बाउंड मैनर में, और चीजें पीवाईक्यू की अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके और मेरे नहीं, कि मुझे ये अच्छा लगता तो मैं ये ज्यादा पढ़ूंगा, नहीं। एंशंट थोड़ा टाइम दे इसलिए लिया गया क्योंकि अब एंशंट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ पहले 3 क्वेश्चन थे, अब वो 8 से 10 हो गया है। मिडिवल अभी अछूता था, हो सकता है इस बार मिडिवल आ जाए। मॉडर्न को बिल्कुल मिनिमाइज 2-3 क्वेश्चन के लिए छोड़ दे। पर लोगों का अभी भी ट्रेंड क्या है, नहीं, मॉडर्न पे पूरा फोकस करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मॉडर्न नहीं पढ़ना है, वो पढ़ने में मजा आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं लोग, वो मेंस के लिए है यार। जो जनरल चीजें हैं वो सबको मोटा माटी, अगर थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो उतना पता रहेगा सभी को। फैक्चुअल चीजें हो सकता है थोड़ा 19-20 का फर्क होगा। तो आप लोग डेली बेसिस पे, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में से 3 बच्चों ने ही लिख के दिखाया है कि उनका जो टास्क है उन्होंने दिन भर में क्या किया। अभिषेक गौतम हो या फिर मोहित कुमार हो या गुलफ्शा जी हैं, ज्योति जी, किसी ने नहीं लिखा कि आज उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो सबके लिए जरूरी है, ये आपके लिए है भाई। ऐसा नहीं कि आप लिख के दोगे कि आज आपने क्या किया, क्योंकि तकलीफ होगी ना आपको लिखने में कि आज हमने कुछ नहीं किया, आज हमने सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा था, आज हमने सिर्फ गुल्ली डंडा खेला था। तो ये तो तकलीफ आपकी बढ़ने वाली है, इसीलिए कहा है लिखने के लिए, क्योंकि आज पढ़ भी नहीं पाया। देखो, तो लिखो ना, मैं बुरा लगेगा ना आपको, लेकिन लिखो कि सर आज हमने पढ़ाई नहीं की, लिखो, ये भी लिखो, लेकिन डेली लिखो यहाँ पे। आपको खुद बुरा लगेगा कि यार आज हमने नहीं की है, तो अंदर से वो फीलिंग आएगी। नहीं, सब लोग लिख के दिखा रहे हैं, कुछ लोग झूठ का सहारा लेंगे, बट मैं कहूंगा जितनी ईमानदारी दिखाओगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा। जी मिस बाजी। यूपीएससी बी लाइक फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी डायरेक्ट जंप टू मॉडर्न एंड एंशियंट इकोनॉमी, शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। जी बिल्कुल, तो अब क्वेश्चन वहीं से बनना है। ठीक है, तो सबको लिख के दिखाना है जो भी पढ़ा आपने एक दिन में। मान लीजिए कि आज रात में लिख के दिखाना है, नहीं आज रात में लिख के दिखाइए, कल रात में लिख के फिर दिखाइए कि दिन भर में आपने क्या किया, क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अपने आप चीजें समझ में आएंगी आपको। आप लिखना स्टार्ट तो कीजिए, 7 दिन करके देखिए, सिर्फ 7 डेज करके देखिए, मेरी बात मान के आपको उसका असर दिख जाएगा। ये और कोई नहीं करवाता। अब भले लोग कॉपी करने लगे तो बात अलग है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रिजल्ट से फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।